डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कार्नोट इंजन का। ठीक है, जो हमारा थर्मोडायनामिक्स से टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसको डिस्कस करते हैं। कार्नोट इंजन जो है वो एक हाइपोथेटिकल इंजन है जो आपके पास ऑपरेट करता है दो टेम्परेचर के दरमियान, दो डिफरेंट रिजर्वायर्स के दरमियान, और वो एक पूरे रिवर्सिबल साइकिल पे ऑपरेट कर रहा होगा। ठीक है, 1824 के अंदर एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था सैडी कार्नोट, ये इसने प्रपोज किया, और हाइपोथेटिकल इंजन होने की वजह से ये मोस्ट एफिशिएंट इंजन कहलाता है। ठीक है, इससे ज्यादा कोई भी इंजन एफिशिएंट नहीं हो सकता, ये इसका कार्नोट थ्योरम भी है। ठीक है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं। ये जो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसमें ये है कि ये हीट लेता है, जैसा कि आम इंजन है वो आपके पास हीट लेते हैं हॉट रिजर्वायर से, हॉट सोर्स से। लेट्स सपोज वो Q1 हीट है, उस हीट का कुछ हिस्सा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है और बाकी हिस्सा उसका रिजेक्ट हो जाता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर में, जिसको हम अपनी सराउंडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, ये Q2 हीट हो जाती है। इसकी कंस्ट्रक्शन में आपके पास गैस सिलेंडर होता है जिसको हम परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स जिसकी रखते हैं, और इसकी परफेक्टली कंडक्टिंग बेस होती है, और इंसुलेटेड वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है। ये एक सिलेंडर मैंने यहां पे बना के दिखाया, आप इसको देख सकते हैं। यहां पे ये आपके पास बना हुआ है। बेस इसकी परफेक्टली कंडक्टिंग होगी, वॉल्स इसकी परफेक्टली इंसुलेटिंग होगी, और पिस्टन इसमें आपके पास जो है वो भी इंसुलेटेड होगा और उसमें से हीट पास नहीं करेगी। इसके अंदर जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है जो इसकी कंस्ट्रक्शन में शामिल है वो हमारे पास आइडियल गैस होती है। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है जिसमें से हम हीट देते हैं, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर है जिसमें से हीट ले लेते हैं। इसको हम सोर्स कहते हैं, इसको हम सिंक कहते हैं। ठीक है, इंसुलेटिंग प्लेट है जो हमारे इस्तेमाल में आती है। अब इसकी वर्किंग की तरफ चले तो इसकी वर्किंग में 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, ये 4 प्रोसेसेस हैं जिसमें से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक क्या होता है। इसमें पहला प्रोसेस जो है हीट इंजन का, कार्नोट इंजन का, वो हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि हम गैस सिलेंडर को एक्सपैंड करते हैं, सिस्टम को एक्सपैंड करते हैं विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए। तो गैस सिलेंडर को सबसे पहले अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और एक्सपैंड करना है तो हमें जरूरत पड़ती है एक हीट सोर्स की, जिसको हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कहते हैं। ये T1 टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है। इस टाइम गैस जो वर्किंग कर रही है उसमें लेट्स सपोज उसका प्रेशर P1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, उसका टेम्परेचर T1 पे मेंटेन्ड है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे आइसोथर्मली तो इसका प्रेशर P1 से P2 हो जाएगा। जाहिर बात है, जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो आप पढ़ते हैं कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर डिक्रीज करने से जब सिलेंडर का इसमें एक्सपेंशन होगी तो एक्सपेंशन होने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। वॉल्यूम आपका V1 से लेट्स सपोज V2 पे चला गया। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन करनी थी। टेम्परेचर कांस्टेंट होने से इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है। इट्स मीन देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कि हम अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W हमारे पास वर्क डन होता है, यानी कि जो हीट हम दे रहे हैं सिस्टम को वो इंटरनल एनर्जी में चेंज का बायस बनती है और साथ वर्क डन ऑन द सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो यहां अगर आपके पास डेल्टा U 0 है तो आपके पास Q जो है वो, या डेल्टा Q जो है वो आपके पास WAB के बराबर हो जाएगा। AB मींस हमने एक फिक्टिशियस नाम दिया है कि A to B है। ये आप ग्राफ को देख सकते हैं कि यहां से A से B ये वर्क डन है जो हमने किया है। अगर हम गैस को एक्सपेंड करवाते हैं आइसोथर्मली तो ये इसका ग्राफ बनता है जिसमें ये चीज आपके सामने नजर आ रही है। ठीक है, तो ये इसका पहला स्टेप है जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन आ जाती है। फिर नेक्स्ट एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें सिस्टम में हीट कोई ना दाखिल होगी ना उसमें से निकलेगी। ठीक है, तो इसमें आपके पास Q0 होता है। इस प्रोसेस के अंदर हम गैस सिलेंडर को प्लेस करते हैं इंसुलेटिंग प्लेट के ऊपर, क्योंकि हमने हीट को फ्लो नहीं होने देना। गैस को अलाउ किया जाता है कि वो एक्सपैंड करे एडियाबैटिकली। ठीक है, तो गैस एडियाबैटिकली जब एक्सपैंड करती है Q0 है, तो लेट्स सपोज आपके पास जब गैस एक्सपैंड कर रही है तो उसका वॉल्यूम V2 से V3 की तरफ इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर T1 से T2 डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर P2 से P3 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिर दोबारा इक्वेशन अप्लाई करें तो अब आपके पास ये Q0 हो जाता है। जब Q0 होगा तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इसको लेट्स सपोज स्टेप को हमने BC कह दिया।
तो हमारे पास WBC इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U आ जाता है। ये एक्सप्रेशन में बता रही है कि हमने सिस्टम पे वर्क किया, बल्कि सिस्टम ने जो वर्क किया वो अपनी एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी पे किया। यानी सिस्टम वर्क कर रहा है अपनी इंटरनल एनर्जी के खर्चे पे, अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए सिस्टम एक्सपैंड करेगा। हमने उसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया, इसीलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, जो नेगेटिव साइन बताता है कि इंटरनल एनर्जी पे डिक्रीज आएगा। थर्ड स्टेप, थर्ड प्रोसेस की बात करें तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन में गैस सिलेंडर को हम LTR पे रखते हैं, ठीक है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। गैस को अलाउ किया जाता है कि वो कंप्रेस होगी आइसोथर्मली, ठीक है, यानी उसका टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे। अब हीट को हम रिजेक्ट करते हैं लो टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसको हम सिंक भी कहते हैं। इसकी वजह से जब हम कंप्रेशन करते हैं तो प्रेशर P3 से लेट्स सपोज नई स्टेट P4 पे चला जाता है, तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं। और कंप्रेशन की वजह से अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो लाजमी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम को हम V3 से लेट्स सपोज कह देते हैं कि V4 पे चला जाता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। तो यहां आपके पास डेल्टा U 0 हो गया, तो आपके ये एक्सप्रेशन बन जाती है। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस का साइन मैंने इंक्लूड इसलिए किए हैं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन जब कर रहे हैं तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर हीट सिस्टम को दी जा रही है, ठीक है, बल्कि सिस्टम से ली जा रही है और वर्क डन सिस्टम पे किया जा रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव कंसीडर होता है, ये हमने पढ़ा है पहले भी, और हीट गिवन बाय द सिस्टम भी नेगेटिव है। जब हम सिस्टम को हीट देते हैं तो पॉजिटिव है, जब सिस्टम से हीट लेते हैं तो नेगेटिव है। तो ये आपको इसकी एक्सप्रेशन बता रही है, ठीक है। ग्राफ में भी आप इसको देख सकते हैं, ये आपके पास CD कर्व नजर आ रही है। इसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन है। गैस सिलेंडर को जब हमने एडियाबैटिकली कंप्रेस करना है तो हमने हीट को जाने नहीं देना, लॉस नहीं होने देना, लूज नहीं होने देना। तो हमारे पास गैस सिलेंडर इंसुलेटिंग स्टैंड पे पड़ा हुआ है। गैस को हम कंप्रेस करते हैं एडियाबैटिकली, तो एडियाबैटिकली कंप्रेस करने के लिए Q0 हो गया। तो प्रेशर हमारे पास P4 से P1 वही स्टेट थी जहां से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि रिवर्सिबल साइकिल है, जिस स्टेट से चलता है वहीं पे वापस आ जाता है। तो आपके पास प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर जाता है दोबारा से अपनी स्टेट पे आके। तो आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन आपको ये बताती है कि Q0 पुट करने के बाद डेल्टा U का आंसर ये बने। तो यहां -W dA इज इक्वल टू डेल्टा U, यानी कि ये dA नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप है। तो माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज और इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। माइनस का साइन है कि हमने वर्क सिस्टम पे किया है जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये हमारे चारों प्रोसेस पूरे होते हैं, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो हमने एक कार्नोट साइकिल कंप्लीट कर लिया। अब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के बारे में पूछा जाता है, तो इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम सबसे पहले तो ये बताते हैं कि जी हमने एक पूरा रिवर्सिबल साइकिल यूज किया है। तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 हो जाता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो सिस्टम रिटर्न हो गया अपनी इनिशियल स्टेट में, इस वजह से डेल्टा U 0 है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करें तो आपके पास ये बनता है डेल्टा U प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U 0 है और डेल्टा U का मतलब है चेंज इन हीट। पूरी एक साइकिल के अंदर नेट हीट कितनी फ्लो की सिस्टम में, वो Q1 माइनस Q2 है। जितनी हीट आपने दी, जितनी उसमें से निकाली, बाकी वो नेट हीट बच गई। ये डेल्टा W आ गया, तो डेल्टा W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन गई। अब एफिशिएंसी आप जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट। हमारे केस में आउटपुट हमारा वर्क है और इनपुट हमारी एनर्जी है। तो यहां पे ये डेल्टा W आउटपुट आ गया, आपका जो वर्क है, जो आपने सिस्टम से लिया और जो आपने हीट उसको दी, वो इनपुट है। तो डेल्टा W की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनती है इन टर्म्स ऑफ हीट। ये एफिशिएंसी आपकी आ गई। हम जानते हैं कि जितनी एनर्जी हम ट्रांसफर कर रहे हैं सिस्टम में, वो प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, केल्विन टेम्परेचर के। तो यहां पे अगर ये प्रोपोर्शनल है तो फिर रेशियोज भी इक्वल होती हैं। दो चीजें अगर प्रोपोर्शनल हो तो उनकी रेशियोज बराबर होती हैं। तो Q2 ओवर Q1 की रेशियो को आप कह सकते हैं T2 ओवर T1। तो एफिशिएंसी आपके पास आ जाती है 1 माइनस Q2 ओवर Q1 की जगह T2 ओवर T1 लिखा जा सकता है। और नॉर्मली हम एफिशिएंसी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि एफिशिएंसी हमारे पास लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन ये नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। और याद रखें कि हमेशा एफिशिएंसी इस कार्नोट इंजन की लेस देन 100% होगी,
ये कभी भी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि 100% के लिए आपको 0 केल्विन पे जाना पड़ता है, और वो टोटली एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। तो आपकी एफिशिएंसी, अगर ये 0 नहीं हो सकता तो एफिशिएंसी 100% भी नहीं हो सकती। उसके अलावा T1 को आप इनफाइनाइट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आपके पास ये एफिशिएंसी 100 या 100% से कम, या आप 1 से कम इसे कह सकते हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।